दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, साल 2015 की बात है। दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला था। 2013 में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ। त्रिशंकु संसद आई। 28 सीटें नई नई बनी पार्टियां आम आदमी पार्टी को मिली। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन में ही त्यागपत्र दे दिया और फिर 1.5 साल तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन रहा। 2015 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो सीएम मटेरियल था यानी चीफ मिनिस्टर का चेहरा, वो भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी को बनाया। किरण बेदी की देश के अंदर एक इज्जत थी, एक धाक थी, एक रुतबा था। एक तो पहली महिला आईपीएस थी देश की। दूसरे लोग उसकी ईमानदारी की दाद देते थे क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी की गाड़ी को क्रेन से उठवा दिया था। लेकिन किरण बेदी के एक गलत डिसीजन ने उसकी इज्जत को धूल में मिला दिया। आज कोई आदमी किरण बेदी को उस तरीके से याद नहीं करता जैसे चुनाव लड़ने से पहले करता था। 2015 का जब चुनाव का रिजल्ट आया तो लोग हैरान हो गए। वो भारतीय जनता पार्टी जो एक साल पहले तक देश के अंदर 282 सीटें लेकर बहुमत की सरकार बनाती है, पहली बार भारत के इतिहास में, उस पार्टी को दिल्ली विधानसभा के अंदर केवल 3 विधायक उसके जीतते हैं। पूरी की पूरी पार्टी हार जाती है। 70 मेंबर की विधानसभा के अंदर उसके 3 एमएलए आते हैं, विजेंद्र गुप्ता, ओम प्रकाश शर्मा और जगदीश प्रधान। तथा उसका जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा किरण बेदी, वो भी अपना चुनाव हार जाती है। और चुनाव हारने के बाद उसकी जो इज्जत थी समाज में, वो इज्जत भी खत्म हो जाती है। ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मैंने कल के वीडियो में भी दिया था, आज फिर से दोहरा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम जनसंघ था 1952 से लेके, और 1977 तक जनसंघ ही उसका नाम था। लेकिन 1977 में उस जनसंघ ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी हुई जनता पार्टी के अंदर अपना विलय कर लिया तथा अपना अस्तित्व मिटा दिया। लेकिन जब जनता पार्टी में उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने 1980 में अपनी राजनीति का दूसरा डेब्यू भारतीय जनता पार्टी के नाम से किया। उसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने और 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला चुनाव लड़ा तो उनकी वो दुर्गति हुई जो दुनिया के इतिहास में किसी राजनीतिक दल की नहीं हुई है। 543 सदस्य की लोकसभा में उनके केवल 2 ही सांसद जीत कर आए और अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से 40 साल के युवा नेता सिंधिया, माधवराव सिंधिया से लोकसभा का चुनाव हार गए तथा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये चीज़ दर्ज हो गई। दुनिया में किसी राजनीतिक दल की, विपक्षी दल की इतनी बड़ी हार कभी नहीं हुई। इसके अलावा भी दोस्तों अनेकों उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं हमारे देश की चुनावी राजनीति, संसदीय राजनीति के इतिहास में, जहाँ पर बड़े बड़े कद्दावर नेता चुनाव हार गए थे। इंदिरा गांधी भी अपना रायबरेली से एक बार चुनाव हार गई थी। अभी हाल ही की घटना मैं आपको बताता हूँ। उत्तराखंड के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ तथा जो सीएम मटेरियल थे पुष्कर सिंह धामी, वो पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया और उनको उपचुनाव लड़ा के दोबारा से चुनाव जितवा दिया। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही बड़े कद्दावर नेता हुए अरुण जेटली, वो अपने जीवन में उन्होंने केवल एक चुनाव लड़ा मरने से पहले। 2019 में वो अमृतसर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और कैप्टन अमरिंदर सिंह से वो चुनाव हार गए। पूरे जीवन वो मंत्री रहे, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे, मोदी जी की सरकार में भी मंत्री रहे और हमेशा वो राज्यसभा के रास्ते से संसद में आते थे। कभी चुनाव लड़ने की हिम्मत ही उनके अंदर नहीं हुई। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए। ये उदाहरण देने का मेरा कारण क्या है दोस्तों? मेरा ये सब उदाहरण देने के पीछे का कारण ये है कि किसी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए आदमी से कोई सवाल किया जाए, सवाल उससे आम का किया जाए और जवाब वो इमली का दे, तो इस चीज़ का इलाज क्या है? जब एक पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कृष्ण बेदी से बुजुर्गों की पेंशन में कटौती का सवाल किया तो उसका जो जवाब था, वो जवाब मैंने कल भी आपको बताया था। उसने ये कहा कि क्योंकि अभय चौटाला अपना विधानसभा का चुनाव हार गया है, उसकी पार्टी के 2 ही एमएलए हैं,
इसलिए उसको ये सवाल ही, उसका ये हक ही नहीं बनता कि वो ये सवाल कर सके सरकार से। जैसे सरकार ने अभी लोगों के वोट काटे हैं, एक नई पद्धति पैदा करी है चुनाव जीतने के लिए, SIR, ऐसे ही अब पेंशन, जो वृद्धजन हैं उनकी पेंशन काटी जा रही है। अमाउंट बढ़ाने का श्रेय भाजपा ले रही है कि हमने 3200 रुपये कर दी पेंशन, लेकिन ये नहीं बता रही है कि मेंबर क्यों कम कर रहे हो। पैसा उतना ही देंगे, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देंगे लेकिन संख्या घटा देंगे। संख्या घटाने के पीछे भी अजीब लॉजिक दे रहे हैं कि 3 लाख रुपए जिनकी साल की इनकम है उनकी पेंशन काटी जा रही है। जब आप इनकम टैक्स में गरीबी की जो रेखा है वो 12 लाख रखते हो और EWS का सर्टिफिकेट बनाने में 8 लाख रखते हो, तो पेंशन में आप कैसे 3 लाख रुपए रख सकते हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कल कुछ लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट किए। एक भाई ने कमेंट किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर अब चौटाला क्यों नहीं बोलता। एक भाई ने सवाल किया कि लखपति बुजुर्गों को पेंशन क्यों मिलनी चाहिए। लखपति बुजुर्ग अगर है तो वो पेंशन क्यों लेगा, अगर जिसको सरकारी पेंशन मिलती है, नौकरी वाला है, या जिसके पास में इतनी आमदनी है वो तो पेंशन के लिए खुद ही एलिजिबल नहीं होता। रही ओल्ड पेंशन स्कीम की बात, तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी भाजपा ही जिम्मेदार है। उसको भी अटल बिहारी वाजपेयी ने ख़त्म किया था। उसके लिए आंदोलन आप लोग करोगे, इसके लिए बुजुर्गों की पेंशन से इस मुद्दे को क्यों जोड़ा जा रहा है? जो आदमी इस दर्द को, इस तकलीफ़ को नहीं समझते, उनको ये तकलीफ़ जब समझ में आएगी। एक बुजुर्ग आदमी जब उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता, उसके बच्चे उसका साथ छोड़ देते हैं, वो अकेला पड़ जाता है, कोई पूरी दुनिया में कोई उसका साथ नहीं देता, जब उसके शरीर में हजारों बीमारियां घर कर जाती हैं, उसका शरीर निर्बल हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, अकेला बैठा बैठा वो बस सोचता रहता है और रोज़ रोज़ मौत का इंतज़ार करता है। उस टाइम उसके जेब में अगर महीने में 3,000 रुपये आ जाएं तो उस 3,000 से उसको कितनी ताकत मिलती है, ये अंदाज़ा वही आदमी जानता है जो उस अवस्था में पहुंच चुका होता है। वो अपना इलाज करवा सकता है, वो अपनी मनपसंद चीज़ खरीद के खा सकता है। कहते बच्चे का और बूढ़े का एक जैसा मन होता है। पर खैर, ये अवस्था तो सब में आनी है, सबको पता चलेगा जब ये अवस्था आएगी तो उस 3,000 रुपये की कीमत का क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बड़बोला मंत्री है कृष्ण बेदी, इस कृष्ण बेदी को मैंने किरण बेदी से लेकर, अटल बिहारी से लेकर, पुष्कर सिंह धामी से लेकर अरुण जेटली तक का उदाहरण दे के सारी चीज़ें समझाई हैं कि हार और जीत इस बात का प्रमाण नहीं होती कि हारा हुआ नेता जन सरोकार के मुद्दे नहीं उठा सकता। अगर अटल बिहारी वाजपेयी से 1984 में कांग्रेस पार्टी ये बात कह देती कि क्योंकि आप चुनाव हार गए हैं, आपके 2 MP आए हैं, इसलिए आपको कोई हक नहीं है, आप जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाएं। अगर पुष्कर सिंह धामी से लोग ये कह देते कि आप अपना चुनाव हार गए हैं, इसलिए आपको मुख्यमंत्री बनने का कोई हक नहीं है, तो वो लोग क्या करते। ये जो कृष्ण बेदी है दोस्तों, 2014 में तो पूरी भाजपा का धूल में लठ लगा था। एक बदलाव का चुनाव था, लोगों ने केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई थी तो हरियाणा में भी बना दी, क्योंकि सभी पार्टियों को लोग देख परख चुके थे, एक नया प्रयोग चाहते थे। लेकिन 2019 आते आते हरियाणा की राजनीति में क्या परिवर्तन हुआ? हरियाणा की राजनीति में परिवर्तन ये हुआ कि भाजपा अपना बहुमत खो के बैठ गई और उसके 12 मंत्री थे, 12 में से 2 के तो उन्होंने टिकट ही काट दिए, एक राव नरवीर और एक विपुल गोयल, तथा 10 को टिकट दिए, 10 में से 8 मंत्री उसके चुनाव हार गए। उनके नाम है रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से, कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद से, ओम प्रकाश धनखड़ बादली से, कविता जैन सोनीपत से, कृष्णलाल पवार इसराना से, मनीष ग्रोवर रोहतक से, कृष्ण बेदी शाहबाद से और कर्णदेव कंबोज रादौर से। तो जरा सोचो, आप विचार करो, जिस सरकार की पूरी कैबिनेट चुनाव हार जाए, जिसके दोस्तों 10 में से 8 मंत्री चुनाव हार जाएं, इसका मतलब जनता ने उसको ठुकरा दिया, और जिसको 46 सीट की जगह 40 ही सीट मिले, समझो जनता ने उसको ठुकरा दिया। लेकिन अब कोई जोड़ तोड़ के ही सरकार बना ले, रूसी का घमंड दिखाए, तो इसका क्या इलाज है? और ये चीज़ 2019 में नहीं, 2024 में भी लागू होती है दोस्तों। 2019 में तो 8 हारे थे, 2024 में तो 9 हारे। कंवरपाल गुर्जर जगाधरी से चुनाव हारे,
रंजीत चौटाला रानिया से चुनाव हारे, डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार से, सुभाष सुधा थानेसर से, संजय सिंह नूह से, मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से, जयप्रकाश दलाल लोहारू से, असीम गोयल अंबाला सिटी से, और जो इनके स्पीकर थे ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से, नांगल चौधरी से ये अभय यादव चुनाव हारे। और अगर दुष्यंत चौटाला को भी गिने तो उचाना से वो भी हारे, अगर उसको भी गिने तो 10, और ज्ञानचंद गुप्ता को भी गिने तो 11, यानी पूरी की पूरी कैबिनेट चुनाव हार गई। लेकिन फिर भी ये दावा करते हैं कि जनता ने हमको तीसरी बार मैंडेट दिया है। मैंडेट तो दिया है, सरकार भी बन गई है, लेकिन जब पूरी सरकार ही चुनाव हार गई तो कैसा मैंडेट है, ये ज़रा सोचने की बात है। आपको हमको सबको सोचना चाहिए। अब मैं एक बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि इस बड़बोले मंत्री ने जो बड़ी बात बोली है, कहते हैं कि बड़ी रोटी खा लो लेकिन बड़ा बोल मत बोलो। ये खुद 2014 के अंदर 500 वोटों से चुनाव जीता था। अगर मेरी बात झूठ हो तो आप गूगल पे सर्च कर लो। 2019 में अपना चुनाव हार गया था और 2024 में इसकी सीट बदल के भाजपा ने इसको चुनाव जितवाया है। और ये कहता है कि अभय चौटाला को क्या हक है पेंशन का मुद्दा उठाने का, वो तो अपना चुनाव हार गया। अरे भाई, वो अपना चुनाव हार गया, उसकी 5-5 पीढ़ियों ने संसद का प्रतिनिधित्व किया है। ताऊ देवीलाल रोहतक से, सोनीपत से, सीकर से 3-3 सीटों से एमपी रहे। उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला राज्यसभा के मेंबर रहे। उनके बेटे अजय चौटाला भिवानी से एमपी रहे। उनके बेटे दुष्यंत चौटाला हिसार से एमपी रहे। तथा उनके घर के कम से कम 10 मेंबर हैं जो विधानसभा का मुंह देख चुके हैं। और अभय चौटाला भी केवल जीवन में पहला चुनाव हारे हैं, और पहला चुनाव हारते ही आपने उनको लाइसेंस दे दिया कि अब वो कोई जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा ही नहीं उठा सकते। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें तथा चैनल को ज्वाइन भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स भाई।